हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम और जितने सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न आते रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग भाषा के अंग के बारे में जानते हैं। तो भाषा के 3 अंग होते हैं। पहला होता है ध्वनि या वर्ण, दूसरा होता है शब्द और तीसरा होता है वाक्य। ध्वनि या वर्ण में क्या होगा, जैसे अ लिखा हुआ है, अ क्या हो गया ध्वनि या वर्ण। शब्द में हो गया अमर अमर, ये हो गया शब्द, और अमर घर गया, ये हो गया वाक्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ण के बारे में लिखा गया है, वर्ण की परिभाषा को देखते हैं। तो वर्ण किसे कहेंगे, इसके बारे में जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। ठीक है, और भाषा की छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है, और भाषा की छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे ध्वनि वर्ण के बारे में। वर्ण के बारे में आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए कि ऐसी ध्वनियाँ जिनके खंड ना हो, ऐसी ध्वनियाँ जिनके खंड ना हो वो क्या कहलाएंगी, वर्ण कहलाएगी। जैसे अ बोलते हैं, अ को क्या टुकड़ा नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गई, वर्ण हो गई। वर्णमाला के बारे में जानते हैं। तो वर्णों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के प्रकार के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, तो वर्ण के प्रकार, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन, ये मतलब स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, और एक और होता है अयोग्वाह वर्ण। ठीक है, इसमें इसकी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन वर्ण के 2 ही प्रकार होते हैं। अयोग्वाह में होते हैं अंग और अ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि हिंदी के कुल कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी के कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण बताइएगा। ठीक है, कुल 52 वर्ण होते हैं। आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्वर के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है कि वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से प्रकट हो, ठीक है, या फिर ऐसी ध्वनियाँ जो दूसरी की ध्वनियों की सहायता से नहीं बोली जाती, वो क्या कहलाएंगे, स्वर कहलाएंगे। ठीक है, तो स्वर की परिभाषा आप लोग जान गए होंगे। स्वर की परिभाषा क्या है कि वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से प्रकट हो, ठीक है, क्या कहलाएगी, स्वर कहलाएगी। या फिर ऐसी ध्वनियाँ जो दूसरी की ध्वनियों की सहायता से नहीं बोली जाती, क्या कहलाएंगी, स्वर कहलाएंगी। जैसे में देख लीजिए, अ आ ई उ री ए ओ औ, ये क्या होंगे, स्वर होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं अयोग्वाह। अयोग्वाह के बारे में उसमें जिक्र किया गया था। तो अयोग्वाह क्या होते हैं, अयोग्वाह वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक अंग होता है जिसको अनुस्वार कहते हैं, ठीक है, एक अ होता है जिसको हम विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, अयोग्वाह अब होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ऐसी ध्वनियाँ जो न स्वर है और न ही व्यंजन है, किंतु वर्णों में वहन किए जाते हैं। ठीक है, अयोग्वाह वह ऐसे वर्ण होते हैं, ना ही वो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, लेकिन वर्णों में वहन किए जाते हैं। ठीक है, वर्णों में शामिल किए जाते हैं उसको, वो अयोग्वाह वर्ण हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है स्वर के प्रकार। अब स्वर के प्रकार के बारे में जानते हैं। स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो 11 प्रकार होते हैं स्वर के। ठीक है, लेकिन अगर उच्चारण या समय के आधार पर पूछा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर उच्चारण या समय के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व वर्ण, दूसरा दीर्घ ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लून स्वर। ह्रस्व स्वर जो होता है एक मात्रिक होता है, दीर्घ स्वर जो होता है द्विमात्रिक होता है, और प्लून स्वर जो होता है दीर्घ से ज़्यादा समय लगे वैसे शब्दों को प्लून शब्द कहते हैं। ठीक है, प्लून स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हैं ओम, ओम ओम बोलिए तो जो ऊ का ओम में जो आ रहा है, आप जैसे में देख रहे होंगे, उसमें जो ऊ है ना वो 3 बार आएगा। ठीक है, जैसे अब देखिए नीचे बात करते हैं, ह्रस्व स्वर की बात करते हैं। तो ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगे, जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगे वैसे स्वर को हम क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। जैसे में अ ई उ री, ये ह्रस्व स्वर हो गए। अ बोलते हैं, अ बोलते ही खत्म हो जाता है, ई बोले खत्म हो गया, उ बोले फटाक से, इस शब्द को हम इस स्वर को हम बोल सकते हैं, ये ह्रस्व स्वर हो गए। और देखिए
दीर्घ स्वर की बात करें तो हस्व से ज़्यादा समय लगे, हस्व स्वर को बोलने से ज़्यादा समय लगे वो दीर्घ स्वर कहलाएंगे। जैसे बोलते हैं आ, तो अ से ज़्यादा समय थोड़ा लगा कि नहीं, आ, ई, उ, ए, ठीक है। इस तरह ये हो गए हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, सॉरी। और तीसरा है प्लून स्वर। प्लून स्वर तो आप समझ रहे हैं, एग्जाम्पल आप देख लिए हैं ओम का एग्जाम। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। अब स्वर के प्रकार की बात करते हैं जो जिह्वा के आधार पर, ठीक है। स्वर के प्रकार जिह्वा के आधार पर, यानी जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर, ठीक है। अग्र स्वर में जो होता है हमारा ई, ए, ठीक है, छोटी ई, छोटी ए, बड़ी ई और बड़ी ए और री आते हैं, ठीक है। मध्य स्वर में अ आएगा और पश्च स्वर में अ, उ, ठीक है। अ आएगा, उ आएगा, छोटी उ आएगा, बड़ी उ आएगा, ओ आएगा, ओ आएगा और अंग आएगा, ठीक है। इस तरह से अब बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। यानी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की कुल संख्या 39 होती है, ठीक है। अब चलिए व्यंजन के बारे में बात करते हैं, व्यंजन की परिभाषा को समझते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, तो वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है, मतलब वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है क्या कहलाएगी, व्यंजन कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए व्यंजन को भी अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, पंचम वर्ग, ठीक है। पहले वर्ग में जो आता है वो क, च, ट, त, प आता है, ठीक है। द्वितीय वर्ग में ख, छ, ठ, थ और फ आता है। तृतीय वर्ग में ग, ज, ड, द, ब आता है। चतुर्थ वर्ग में, जैसे कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए इस लाइन को सीधा लिखा गया है, क ख ग से अंग तक, च से यहाँ तक, ट से न तक, त से न तक, प से और म तक। तो इस तरह से आप ऊपर से नीचे जब आएंगे तो वैसे वर्ग एक एक को खंड में, टुकड़े में बांट दीजिएगा तो वो प्रथम वर्ग में आ जाएगा। दूसरा टुकड़ा द्वितीय वर्ग, तीसरा तृतीय वर्ग, चौथा चतुर्थ वर्ग और पांचवा पंचम वर्ग में हो जाएगा। अब इसको समझिए, आगे लिखा हुआ है कि क से म तक जितने भी वर्ण होते हैं उन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। क से आप म तक जितने भी वर्ण होते हैं, जैसे क ख ग से लेके प फ व म तक जितने भी वर्ण होते हैं, इन सभी वर्णों को हम कौन से वर्ण कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं, ठीक है। क से अंग तक 5 वर्ण होते हैं, च से अंग तक 5 तो इस तरह से क ख ग से क ख ग से लेके म तक जब आएंगे तो टोटल कितने वर्ण हो जाएंगे, 25। और इसी 25 वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं या स्पर्श वर्ण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं उच्चारण स्थान की, ठीक है, ठीक है। इसको बढ़िया से समझिएगा। उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो कंठ ध्वनि, यहाँ से क्वेश्चन प्रश्न आते रहते हैं। तो कंठ ध्वनि में क्या होता है, कंठ ध्वनि कैसे पहचानिए कि वो कंठ ध्वनि से उत्पन्न हुआ शब्द है। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, इसको इसको याद करने का तरीका, आप एक फॉर्मूला है अकुह विसर्ग, अकुह विसर्ग। जैसे ट्रिक में अ से देखिए, अ ध्वनि से बना आपका आ, ठीक है। कु से क, ख, ग, घ, अंग, ह से अह, ये सभी क्या होंगे, कंठ ध्वनि होंगे, ठीक है। जैसे अ या आ या फिर क, ख, ग, घ, अंग, अह, ये सभी कंठ ध्वनि होंगे। जब आप जो बोलते हैं, जैसे अ बोलिए, अ बोल रहे से तो अ जो आवाज निकल रहा है वो कहाँ से, कंठ से। जैसे आ, जैसे क, ख, जोर कहाँ पड़ रहा है, कंठ पे, तो ये सभी कौन से ध्वनि हो गए, कंठ ध्वनि हो गए। तालस्व ध्वनि देखिए, तालस्व ध्वनि इच्चू यस याद कर लीजिएगा, इच्चू यस, यानी ई, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा, चू से याद कर लीजिएगा, च, छ, ज, झ, य और य से य और स से स, ये सभी कौन से ध्वनि हो गए, तालस्व ध्वनि हो गए। मूर्धन्य ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि की बात करें तो री टू रस याद कर लीजिएगा। जैसे री हो गया, टू से याद कर लीजिएगा ट, ठ, ड, ढ, र और र से का र और स का स, ठीक है। ये सभी मूर्धन्य ध्वनि हो गया। दंत्य ध्वनि क्या होता है, दंत्य ध्वनि में याद कर लीजिएगा तुलसी, ठीक है। तू से त हो गया, ल से ठीक है।
तू से याद कर लीजिएगा त थ द ध न, ल से तो ल हो गया, सी से याद कर लीजिएगा स, तुलसी से। इस तरह से याद करने का तरीका है। तो ये जहाँ भी ध्वनि आएंगे वो क्या होंगे, दंत्य ध्वनि होंगे। ओष्ठ ध्वनि की बात करें तो ओष्ठ ध्वनि को याद करने का तरीका है, ऊ याद कर लीजिएगा। ऊ से हो गया ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, और प से प से लेके म तक, प फ ब भ म, ये जो भी हो गए क्या, कौन सी ध्वनि होंगे, ओष्ठ ध्वनि होंगे। ठीक है। और कंठ, अब देखिए यहाँ पे कंठ ताली ध्वनि, जहाँ पे कंठ का भी यूज होता है और तालु का भी, दोनों का यूज होता है, उपयोग होता है, वैसे ध्वनियाँ कंठ तालु ध्वनि कहलाएंगे। जैसे ए बोलते हैं तो ए में कंठ का भी यूज है और तालु का भी यूज है, दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलेगा तभी एक ही साउंड आएगी। तो ये हो गए कंठ तालु ध्वनि। कठोस्थ ध्वनि में हो गया ओ, ठीक है, कठोस्थ ध्वनि हो गया ओ, जैसे ओ हो गया। तो ओ बोलने के लिए अ और उ का दोनों के मेल से बनता है ओ, और ई के मेल से बनता है ए। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। ये आपका वर्ण खत्म हो गया। इस टॉपिक से जहाँ भी प्रश्न आएंगे आप अच्छे तरह से हल कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो कृपया लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।